हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 24 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सेशन जो पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है उसको लेकर कुछ लॉग जैम है, क्योंकि अपोजिशन चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले स्टेटमेंट दें मणिपुर पे जो वायलेंस हुआ है। तभी गवर्नमेंट कह रही है कि वो स्टेटमेंट नहीं देंगे, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट डिस्कस करने को तैयार है। तो उसको लेकर कुछ लॉग जैम फंसा हुआ है। यहाँ पे जीरो एफआईआर क्या होती है? देखिए, जैसे क्या हुआ था 2012 में जब निर्भया गैंगरेप हुआ था, जब उनकी बॉडी को फेंका गया था बस से, तो दो पुलिस स्टेशन में ऐसे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो कहते हैं हमारी में नहीं आता। और एक तो ऐसा जो सीन था, तो उसके बाद यहाँ पे जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनी थी। तो उसने कहा था कि देखिए, किस पुलिस स्टेशन के अंडर में जुरिस्डिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले कहीं भी क्राइम हो, पास में जो भी आपके सबसे नजदीक स्टेशन हो, आप वहां पे जाकर एक जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कोई एफआईआर नंबर वगैरह नहीं दिया जाएगा, और फिर ये एफआईआर फॉरवर्ड कर दी जाएगी उस पुलिस स्टेशन में जो उस जुरिस्डिक्शन में आता है जहां पर क्राइम हुआ है। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट है जीरो एफआईआर का। ये जस्टिस वर्मा की रिकमेंडेशन पे बनी थी आफ्टर दिस इंसिडेंट। ऑलराइट, तो दैट इज अबाउट जीरो एफआईआर। यहाँ पर कुकी एंड मिताई का जो रिवोल्ट इशू चल रहा है, उसकी बात करें अगर, तो जो मिताई कम्युनिटी है, दे आर मेजरली हिंदू पॉपुलेशन। ऑलराइट, एंड जो कुकीज हैं, तो मिताई है मोर देन 50% पॉपुलेशन मणिपुर की, कुकीज भी अराउंड 44 समथिंग परसेंट है, एंड आउट ऑफ दिस 44 अराउंड 98% आर क्रिश्चियंस। ऑलराइट, तो इसी को लेकर ये जो मिताई को हाई कोर्ट ने कहा था कि मिताई को एसटी कम्युनिटी में लिखिए, एसटी कम्युनिटी में इंक्लूड कीजिए। एंड ये जो मिताई हैं, ये रहते हैं प्लेन एरियाज में, या आप कह लीजिए वैली एरियाज में, जबकि कुकीज जो हैं वो रहते हैं मोस्टली हिल रीजन में। ऑलराइट, और इन कुकीज की ही कुछ आप कह सकते हैं इनके किन्स मिजोरम में भी रहते हैं। और कल जो न्यूज आई है वो ये कि मिजोरम में कुछ आउटफिट है जिन्होंने वार्निंग दी है मिताई को, जो कुछ एक मिजोरम में रह रहे हैं छोटे से, उन मिताई को कहा है कि आप मिजोरम छोड़ दें अपनी खुद की जान बचाने के लिए। ऑलराइट, तो फिर मणिपुर की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन मिताई को एयरलिफ्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो अब ये जो आग मणिपुर में लगी थी वो फाइनली मिजोरम तक फैल रही है। ऑलराइट, तो बस यही समझाना था इस इशू में। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्पोर्ट्स न्यूज है, आप देख लेना अपने स्टेट पीएससी के लिए, ये दो आदमी। देन ये जो चीता की डेथ आ रही थी, दो ऐसे कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं है कि ये जो रेडियो कॉलर्स लगाए गए हैं इसी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, बट फिर भी फॉर प्रिकॉशन ये इन्फेक्शन अभी ये इन्फेक्शन रोकने के लिए रेडियो कॉलर्स को रिमूव किया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्टिंग में पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद एक्सप्लेन पेपर पर आज बहुत कुछ है जो हमें डिटेल में जानना है। ये कावेरी को लेकर डिस्प्यूट है कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, तो आप कावेरी का मैप प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ऑलराइट, इनकी ट्रिब्यूटरीज और इनकी रिवर और ट्रिब्यूटरीज के अक्रॉस जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आता है उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें, आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में काम आएगी। ऑलराइट, फिर ये सब हमारी सिटी न्यूज़ है, नथिंग स्पेशल हियर। अब देखिए, जब फ्लड वाटर रिसीड हो रहा है ना, तो एक तो जो डैमेज हुआ है लोगों का, स्पेशली आप इमेजिन कीजिए जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो पानी इतना भरा था कि उनका सब डूब गया, सोफे से लेके उनके घर में जो भी सामान था। ओके, तो मतलब लाखों का डैमेज हुआ है। एंड उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनेगी वो बनेगी वाटर बॉर्न डिजीज की। तो आप फ्लड के लिए तो तैयारी नहीं कर पाए थे, बट कम से कम अब आप इन वाटर बॉर्न डिजीज के लिए तैयारी कर लीजिए। ऑलराइट, दिस विल बी द नेक्स्ट चैलेंज फॉर दिल्ली गवर्नमेंट, या जहां भी फ्लड्स आते हैं वहां सभी जगहों पर। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क जो है उसका शुरू हो जाएगा आज सर्वे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। देन मोदी जी यहाँ पर G20 समिट का जो वेन्यू है उसको इनॉग्रेट करेंगे, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। एक अच्छी न्यूज ये है कि ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, नॉट जस्ट गुजरात, इवन झारखंड और दूसरे स्टेट्स में भी इन लोगों ने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने काफी फेलियर हुआ है ये, क्योंकि कुकी जो भी हैं बट हैं तो ट्राइब्स ही ना, तो ट्राइब्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट झारखंड सरकार ने भी कहा है वी कांट लेट आवर ट्राइबल ब्रदर्स डाई लाइक दैट। ओके, तो सभी ने कॉल किया है सेंट्रल मिनिस्ट्री को कि आप इसको अब जल्दी हैंडल कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया है ये वायलेंस। राइट, तो
अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए, झारखंड आदिवासी आउटपुट डिक्राइव पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस एंड पोलराइजेशन, सेम थिंग। यहाँ पर मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी है पाशमंदा, जो कि जनरली मानी जाती है बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है, इन्होंने कल एक सेमिनार काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज किया था मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि वो आने से आप जो हिंदू मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, उनके रूल्स हम पे इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो उसे काउंटर करने के लिए, तो मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया, जब भी मैंने आपको कहा था कि अभी सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट को कुछ लेने की जरूरत है, तो वो है अवेयरनेस एंड एजुकेट अबाउट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑलराइट, इसके दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट गोल हैं। एक है जेंडर इक्वालिटी, ओके, एंड दूसरा है कोडिफिकेशन ऑफ देयर पर्सनल लॉस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोडिफाई नहीं होते हैं तब तक फिर उनको केस बाय केस अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर इंडिया ने एक कॉर्वे जो नेवी यूज करती है, वो गिफ्ट किया है वियतनाम को। तो आप बस ऐसे ही कहीं एग्जाम्पल का कोट करने का मौका मिले आसियान कंट्रीज के रिलेशंस में, तो वहाँ पे कोट कर सकते हैं। यहाँ पर है जीरो एफआईआर। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है क्या होता है, कब आया, कैसे आया। और जीरो एफआईआर आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में, लाइक अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपकी यहाँ से बाइक चोरी हुई है, बट आप इस वक्त बैठे हुए हैं अपने होम टाउन में, तो आप वहाँ पे एक जीरो एफआईआर रजिस्टर करा दीजिए कि मेरी बाइक इस तरह से चोरी हुई है। फिर वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी यहाँ दिल्ली में करोल बाग के पुलिस स्टेशन में, जहाँ जो एरिया को कवर करती है। राइट, तो बस यही रोल है जीरो एफआईआर का, और ये बहुत जरूरी था। वरना क्या है, पुलिस वाले आपस में ही लगे रहते थे कि नहीं नहीं, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारे यहाँ। इथेनॉल इम्पेटस, पहले मैं इसको ना डिटेल में समझाऊंगा ये होता क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद मैं इस आर्टिकल पे लेके आऊंगा आपको। ऑलराइट, तो प्लीज बने रहिएगा एंड अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, राइट, तो बायोफ्यूल्स एग्जैक्टली है क्या, हाउ यू विल डिफाइन दैम। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऑलराइट, दैट इज बायोफ्यूल्स। इसके बाद इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस। काफी सारे तो हम बचपन से देख ही रहे हैं। जैसे सॉलिड, गांव में गैस में गैस चूल्हा जलाने के, सॉरी नॉट गैस चूल्हा, जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी यूज होती है, जैसे फायरवुड। ऑलराइट, वो एक तरह का बायोफ्यूल ही है। ड्राइड प्लांट्स, सूखे हुए पेड़, ऑलराइट, वो भी एक तरह का बायोफ्यूल है। मैन्योर, जो गाय के गोबर से कंडे बनते हैं, और काउ डंग। उसी तरीके से लिक्विड हो सकते हैं, एग्जाम्पल बायोइथेनॉल, जिसकी बात अभी हम करेंगे। ओके, उसी तरीके से बायोडीजल। और उसी तरह गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल गांव में आपने देखा होगा, गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, उसी से खाना पकता है। ओके, बायोगैस। तो इस तरीके से तीनों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या सोर्स यूज कर सकते हैं हम इसमें फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स में। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फूड सोर्सेज, राइट, जैसे शुगर, स्टार्च, ओके, वेजिटेबल ऑयल। ये सोर्सेज आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में एक बार उसने, जब हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, तो उसने लिस्ट दे दी थी 6-7 सोर्स की, जिनमें से कौन सा यूज हो सकता है। ऑलराइट, तो अब अगर आपने वो पूरी लिस्ट देखी होगी तो ही कर पाएंगे, वैसे तो कोई पूरी लिस्ट देखता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली बाउंसरी होते हैं। बट अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से सोर्स यूज कर सकते हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपको फर्स्ट जनरेशन के लिए याद रखना है कि हम यहाँ पे फूड सोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे एनिमल फैट्स। ऑलराइट, एंड ये सबसे इजी प्रोसेस है। बस जरा सा फर्मेंटेशन कीजिए स्टार्च का और आपका फ्यूल तैयार है। इसकी एग्जाम्पल, ये भी आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद होना चाहिए, जैसे बायो अल्कोहल सबसे कॉमन, राइट, बायोडीजल, बायो ईथर एंड बायोगैस। ऑलराइट, दीज आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्यूल। सेकंड जनरेशन, अब देखिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की एक डिसएडवांटेज थे कि ये फूड सोर्सेज से यूज करता है, इसलिए हमारी जो फूड सिक्योरिटी होती है ये उसको हॉन्ट करेगा। ऑलराइट, अगर शुगर मिल्स काफी सारा इधर डाइवर्ट कर देंगी तो फिर फूड सिक्योरिटी पे हमारी असर पड़ता है। ठीक है, उसकी शॉर्टेज होती है तो उससे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्लोबली, जैसे यूएसए ने बहुत सारा मेज यूज कर दिया था एथेनॉल बनाने के लिए, तो दिक्कत आई थी, उनके यहाँ पे भी शॉर्टेज हुई थी उस चीज की। तो इसी के लिए फिर हम लोगों ने बात की सेकंड जनरेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड जनरेशन में हम यूज करते हैं नॉन फूड सोर्सेज, या अगर फूड सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं तो ऐसे फूड सोर्सेज जो एडिबल नहीं है।
लाइक रॉटन पोटैटो, ठीक है, सड़ चुके हैं, आप नहीं खा सकते अब, तो आप उनको फ्यूल में यूज कर लीजिए। उसी तरीके से प्लांट के स्टेम्स, राइस हस्क, वुड चिप्स या फ्रूट की स्किन्स जो हम लोग पील करते हैं ना, वो जो वेस्ट निकलता है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, प्रोसेस जो यूज होता है वो है बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, सेकंड जनरेशन में हम लोग जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं। और इसका एक फायदा ये है कि कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे ग्रीन हाउस के एमिशंस कम होते हैं। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल सेल्यूलोज इथेनॉल एंड बायोडीजल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड जनरेशन फ्यूल पे। ये शायद प्रोबेबली सबसे अच्छा सोर्स है बायोफ्यूल बनाने के लिए, क्योंकि ये हम बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि एल्गी। अब आपने देखा होगा अपने यहाँ घरों में पानी की टंकियों में भी, ओके, तो हम ये एल्गी ग्रो कर सकते हैं लैंड पे भी और वाटर पे भी। ऑब्वियसली नॉन वाटर मतलब जो पीने के पानी के अलावा के जो सोर्स हैं हम उन पे कल्टीवेट कर सकते हैं एल्गेस को, ओके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ एक इशू बनता है कि हमें इनको ग्रो करने में फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली पॉल्यूशन बढ़ता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल, ठीक है, फोर्थ जनरेशन फ्यूल। अब यहाँ पे आपकी आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रो करते हैं इनको, और आपको क्योंकि इनको ग्रो करने में आप यूज करते हैं एकदम हाई कार्बन एब्जॉर्ब करने के लिए आप इनको ग्रो करते हो कि आप इनको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो कि ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सके। तो एक तो ये हमारे एटमोस्फेयर से कार्बन भी कैप्चर कर रहा है, तो इसको आप एक और जगह यूज कर सकते हैं। जब हम कार्बन स्टोरेज टाइप की टेक्निक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी कह सकते हो कि हम इस तरह के जेनेटिकली इंजीनियरिंग ट्रीज या प्लांट्स बना सकते हैं जो हाई कार्बन एब्सॉर्ब करें। ऑलराइट, फिर हम इनको हार्वेस्ट करेंगे एज अ बायोमास। ओके, जैसे हम सूखे पेड़ यूज करते हैं, ओके, तो इन्हें आप हार्वेस्ट करोगे एज अ बायोमास एंड देन यू विल कन्वर्ट देम इनटू फ्यूल। एंड अगेन यूज हम सेम टेक्निक करेंगे जो हम 2G में यूज कर रहे थे सेकंड जनरेशन में, बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ भी कन्वर्ट ही कर रहे हैं उसको, बायोमास को। ऑलराइट, अब एक बात सोचिए कि इसने अगर कार्बन एब्सॉर्ब किया तो फिर ये कार्बन रिलीज भी तो करेगा ना, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल यूज करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो कार्बन रिलीज करेगा उसको हम कैप्चर करेंगे बाय यूजिंग कार्बन स्टोरेज टेक्निक, और उसको स्टोर कर देंगे डीप अंडर दी वेल और एग्जॉस्टेड माइंस जो अब खाली हो चुकी हैं, या ऑयल वेल्स, इस तरह की जगहों में। तो ये हमारी कार्बन स्टोरेज टेक्निक, जब हम CSS पढ़ेंगे ना, कार्बन स्टोरेज टेक्निक, तो वहां पर हम इस चीज का यूज करेंगे कि हम एटमोस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम नहीं कर सकते तो हम उसको कैप्चर करके स्टोरेज तो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे हम ये दोनों चीज देखेंगे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करें और ऐसी चीजें बनाएं जो हाई कार्बन एब्सॉर्ब कर सकें, और सेकंड जो कार्बन ऑलरेडी है उसको भी हम कैप्चर करें और ऑयल वेल या एग्जॉस्टेड माइंस में स्टोर कर दें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चारों जनरेशन की। अब मैं आपको लेके आता हूँ टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स पे। मैं इस टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको दोबारा जब ये न्यूज में आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला है हमारा बायोएथेनॉल। सबसे पहले टेक्निक कौन सी यूज होती है इसको बनाने में, तो सिंपल फर्मेंटेशन। ये टेक्निक याद रखना बहुत जरूरी है, ये प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आने के पूरे चांसेस हैं आपके। ओके, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च बायोएथेनॉल, जिस पे हमारा आर्टिकल आज आया है वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं कॉर्न और शुगर केन से। ऑलराइट, अगर पेट्रोल की कंपैरिजन करें तो ये हमें देता है करीब करीब उसकी 2/3 एनर्जी। अगर पेट्रोल हमें 100 यूनिट एनर्जी दे रहा है तो ये देगा हमें ऑलमोस्ट 66 यूनिट एनर्जी। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये कंबशन इंप्रूव करता है व्हीकल में, इट इंप्रूव कंबशन, जल्दी से इग्नाइट हो जाता है। एंड ये ऑल्सो इट रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स। क्लियर, तो ये बायोएथेनॉल है। इसके बाद बात करते हैं बायोडीजल की। यहाँ पे टेक्निक यूज होती है हमारी ट्रांसलिस्टरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, और हम इन्हें बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से, जैसे सोयाबीन, पाम ऑयल, एनिमल फैट। ठीक है, एंड एक इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती है, नो हार्मफुल गैस। ऑलराइट, एंड
इट इज अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव, वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू डीजल फ्यूल, डीजल फ्यूल। राइट, दो और बचे हैं, अभी वो और बता देते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा थॉरोली कवर हो जाए। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आप खुद सोच सकते हैं ना, अपनी फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, फिर एक प्रोसेस में हमारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है फर्टिलाइजर यूज करके एल्गी वाले में, थर्ड जनरेशन फ्यूल में। ओके, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी भी टाइम टेस्टेड टेक्निक नहीं है, वहां पे से जो रिलीज होंगी कार्बन वापस से, तो वो कार्बन कैप्चर करना, स्टोरेज करना भी इतना आसान नहीं है। और तो इस तरह के डिसएडवांटेज आप खुद सोच सकते हैं। एडवांटेज, हमारा जो इंपोर्ट बिल है फ्यूज पर वो कम होगा। ऑलराइट, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बचेंगी तो वो फिर पूरा इकोनॉमी आ जाता है उसमें, आपका रुपया मजबूत रहेगा, आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी वेस्ट एशियन कंट्रीज पे, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन आते हैं वो कम होंगे। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद सोच लेंगे, मैं आपको वो बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पता होने चाहिए। नेक्स्ट कम बायोगैस। तो बायोगैस तो गांव गांव में ऑलरेडी यूज होता है, तो इसमें ये लोग यूज करते हैं टेक्निक एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑलराइट, और इस बायोगैस में होता है क्या, मोस्टली मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम मात्रा में ही सही बट होते तो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इसके अलावा एक और है हमारा बायोब्यूटेनॉल। इट इज वेरी मच सिमिलर टू बायोएथेनॉल। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें एनर्जी कंटेंट सबसे हाईएस्ट होता है, एनर्जी कंटेंट इज हाईएस्ट। राइट, और इसको आप मिक्स कर सकते हो डीजल के साथ, और यही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी हमारे जो एमिशंस हैं वो गैसेस के वो कम हो जाते हैं। और इसका ऑलरेडी जो यूज हो रहा है, जो प्रीलिम्स में आपको यूपीएससी परेशान करता है, वो इसी तरीके से करता है कि इनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी भी एट प्रेजेंट भी हम इसे यूज करते हैं एज सॉल्वेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा एज अ बेस इन परफ्यूम। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट बायोब्यूटेनॉल। एंड इसके बाद एक लास्ट बच जाता है हमारा बायोहाइड्रोजन। इट इज जस्ट लाइक बायोगैस, डिट्टो, इट इज लाइक बायोगैस, लेकिन इसको हम कई प्रोसेस से बना सकते हैं, जैसे पायरोलिसिस, ओके, गैसिफिकेशन, बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन। तो ये टेक्निक्स याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, and this biohydrogen is a perfect fuel, it is a perfect alternative to fossil fuels. alright, तो अगर कभी इंडिया को वर्क करना है तो इसी की तरफ करना होगा, वर्ल्ड कर भी रहा है इसी की तरफ सबसे ज्यादा। चलिए अब मैं आपको लेके आता हूँ वापस से आर्टिकल पे। तो देखिए यहाँ पे ये आपको काफी डिटेल में ले जाएगा, थोड़ा टेक्निकल वे में, सी हैवी मोलेसिस एंड ऑल। हमारे काम का ये सब नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वाटर की। ऑलराइट, अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है इथेनॉल के लिए तो आपको वहां पर अश्योर्ड वाटर सप्लाई होना जरूरी है। इसलिए हमारा जो ईस्टर्न यूपी और बिहार है, वहां पे इसकी काफी इंडस्ट्रीज लग रही है, स्पेशली बिहार में, क्योंकि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है रिवर्स में। ओके, तो इसी तरीके से ये इसका कहना है कि ये जो बायो इथेनॉल इथेनॉल वगैरह की फैक्ट्रीज के थ्रू हम अपने यूपी बिहार के रीजन को इतना डेवलप कर सकते हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा हुए हैं। ऑलराइट, जैसे पंजाब, हरियाणा और खासकर एमपी, तीनों पूरे इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया हुआ है, उसी तरीके से हमारे ये रीजन इथेनॉल के थ्रू हमारी फ्यूल सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें जो काम का था वो मैंने बता दिया है। इसका जो हमारा बैकग्राउंड था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको पूरा इन डेप्थ बता दिया है। देन ethanol production can create new demand for grains. Uttar Pradesh is major sugarcane grower just as Bihar is in maize. Okay, these two states could well fuel India the way Punjab, Haryana और मध्य प्रदेश feed India. Alright, एंड एक और चीज कि पहले क्या इसके यूनिफॉर्म प्राइस मिलते थे, लेकिन टिल 1718 the OMCs were paying a uniform price for ethanol produced from any feedstock, जितने भी मैंने आपको पीछे बताए, फूड, नॉन फूड, मेज, शुगर केन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने फ्रॉम 2018-19 मोदी गवर्नमेंट बिगेन फिक्सिंग हायर प्राइसेस फॉर इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम बी हैवी मोलेसेस एंड होल शुगर केन जूस या सिरप। ऑलराइट, बस इतना ही जानना है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल प्राइसिंग हमने अलाउ कर रखी है, तो उससे फायदा होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर डायमंड को लेके बात है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज लैब डायमंड, लेबोरेटरी। अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी है पिछले 1-2 साल में, तो आप शायद सही से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में डायमंड दो प्रोसेस से बनता है। एक होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, और दूसरा होता है सीवीडी, दैट इज केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन। ओके, तो इसमें करते क्या है, हम लोग एक सीड लेते हैं। सीड क्या होता है एक्चुअली, इट इज जस्ट स्लाइस ऑफ अनदर डायमंड। ओके, एक स्लाइस लेते हैं अनदर डायमंड की। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले मेथड में, इसका बता रहा हूं मैं। सीड के साथ हम लोग इसमें कुछ प्योर कार्बन ग्रेफाइट मिलाते हैं। ठीक है, फिर इस पूरे को हम लोग हीट करते हैं ओवर 1500 डिग्री सेल्सियस एंड विथ हाई प्रेशर, इस फर्स्ट मेथड में। तो ये बना के देता है हमें एक लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। दूसरे मेथड में हम लोग सीड के साथ एक कार्बन रिच गैस को ऐड करते हैं। ठीक, फिर इस पूरे को हम लोग हीट करते हैं अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारा एक लेबोरेटरी डायमंड तैयार हो जाता है। राइट, तो ये दो मेथड आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, डिट्टो सेम टू सेम पूछेगा। ओके, सीबीडी, एच टी एच पी, आपसे कई बार उसको इजी क्वेश्चन देना होता है, तो वो इसी तरीके से पूछता है कि ये किस चीज में यूज होते हैं, किस फील्ड में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए लैब ग्रोन डायमंड के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्निक्स का। इसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़े हार्ड होते हैं, दे हैव दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देन नेचुरल डायमंड। ओके, इसीलिए इनको एज अ कटर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ऑलराइट, पहला यूज। उसका सेकंड, इनको यूज किया जाता है एज अ हीट स्प्रेडर, जो कि हम लोग यूज करते हैं लेजर्स में। ओके, लेजर डायोड्स, लेजर एरेज, इनके एप्लीकेशंस हैं, इवन ट्रांजिस्टर्स में भी। राइट, देन दूसरा इनका बेनिफिट ये है कि इनके एनवायरमेंट फुटप्रिंट काफी लो होते हैं। एनवायरमेंट फुटप्रिंट लो, क्योंकि देखिए अगर आप नेचुरल डायमंड एक्सट्रैक्ट करने जाओगे ना, तो आप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे, वेस्ट करोगे, कंपेयर टू जितने में आप लैब में बना लोगे। ऑलराइट, तो नेचुरल डायमंड को एक्सट्रैक्ट करने में हम लोग ज्यादा कार्बन एमिशन कर देते हैं उस प्रोसेस में, रादर देन जितने में वो लैब में बन जाएगा। क्लियर। अब बात करें अगर इंडिया की, तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 90% डायमंड यहीं से कट और पॉलिश होके जाता है। ओके, और जो आर्टिकल हमारा आया वो सूरत से रिलेटेड आया है, इसी चीज को लेकर कि वो हब है हमारा। दूसरा, अच्छा बेनिफिट क्या है, मतलब क्यों क्यों इंडिया में इतना क्यों होता है ये सब, क्योंकि हमारे पास हाई स्किल्ड लेबर है। एटलीस्ट डायमंड के सेक्टर में तो हमारी लेबर बेस्ट है, एकदम हाई स्किल्ड। ओके, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इस प्रोसेस में। और तीसरा कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, यूएसए इसका सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड ओवर, बट हमारे डायमंड्स हम लोग सप्लाई करते हैं वर्ल्ड को ऑलमोस्ट 19%। ओके, 19% ऑफ ग्लोबल, और हमारे डायमंड्स का सबसे लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है यूएई। ऑलराइट, देन अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक तो कस्टम ड्यूटी कम कर दी है सीड्स पर। ओके, ताकि आप उनको इंपोर्ट कर सके इजिली। दूसरा, गवर्नमेंट ने 5 ईयर का रिसर्च ग्रांट दिया है आईआईटीज को, अगर आप इस फील्ड में रिसर्च करते हैं तो। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल। तो ये आपको जानना, इस आर्टिकल को पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन आपको ये लैब डायमंड के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। एंड यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो जिनकी एप्लीकेशन आके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि एचआईवी का करीब 5-6 लोगों में क्योर कर लिया गया थ्रू दिस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो पहले तो मुझे इसके बारे में आपको कुछ बेसिक्स बताने पड़ेंगे, उसके बिना आपको समझ में आएगा नहीं आर्टिकल। और वैसे भी आर्टिकल में समझाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। देखिए, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो करीब करीब 8% होता है हमारी बॉडी के वेट का। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तरफ होता है हमारा प्लाज्मा, जिसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। ठीक है, फिर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। तो मुझे आपको लेकर आना है डब्ल्यूबीसी की तरफ।
ओके, WBC में दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ऑलराइट, एंड विद दिस ए ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ऑलराइट, अब देखिए लिम्फोसाइट में हमें हमारे पास है बी सेल। 2022 के क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, बी सेल और टी सेल ये किस चीज से रिलेटेड है। ओके, एकदम बेसिक। तो लिम्फोसाइट का पार्ट है बी सेल एंड टी सेल। अब बी सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जब भी कोई अटैक होता है तो ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ऑलराइट, और टी सेल का काम है वो आइडेंटिफाई करता है जिसने भी इन्वेजन किया आपकी बॉडी पे और उसको अटैक करता है वो। और टी सेल ये जो बी सेल को ट्रिगर भी करता है। तो टी सेल में भी हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हमारे किलर सेल, एक होता है हेल्पर सेल। ऑलराइट, किलर सेल को हम लोग कहते हैं CD8। और आप जो एक न्यूज में पढ़ते रहते हैं ना, कार्टी थेरेपी, वो इसी पे टारगेटेड है, CD8 पे। ऑलराइट, और हेल्पर सेल को हम बोलते हैं CD4। और ये CD4 ही वो है जहां पर HIV अटैक करता है। ऑलराइट, ये बताना था मुझे आपको, ये HIV यहीं पर अटैक करता है। और ये जो कार्टी थेरेपी हम लोग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं CD8 पर। अब सुनिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा सेल है, ऑलराइट, तो इस पे ये लगे हुए हैं हमारे, और ये है हमारा रिसेप्टर। ऑलराइट, तो ये है हमारा CD4, ये है हमारा CXCR4 को रिसेप्टर, और ये वाला है हमारा CCR5 को रिसेप्टर। ठीक है, जब तक ये रिसेप्टर नहीं होगा HIV अटैक नहीं कर पाएगा। HIV को हमारे सेल्स पर अटैक करने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, वो अटैक करेगा इस CD4 पर ही, और इस पे यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर लगा हुआ है इसलिए वो अटैक कर पाएगा। अब हमारे जो साइंटिस्ट ने इसका जो इलाज किया उसमें क्या किया इन्होंने, ये जो CCR5 है इसी पे म्यूटेशन कर दिए हैं। म्यूटेशन मतलब कुछ चेंज कर देना इसको, और अगर आपने इसी को चेंज कर दिया है तो फिर HIV का अटैक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर रिसेप्टर नहीं मिल पाता है। तो जब तक आपने ये चीज डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, जब तक आपको नहीं पता होगा CCR5 क्या है, CXCR4 क्या है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहां। ऑलराइट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया आपको। अभी मैं आपसे ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स, वो अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब कराऊंगा तब मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है इस थेरेपी में, कि हमने म्यूटेट कर दिया है इस CCR5 को। ऑलराइट, इतना जानिए अभी के लिए। नाउ लेट मी कम बैक टू दैट टॉपिक। नाउ सी, यहाँ पे the teams look for donors with CCR5 delta mutation. I told you ना, CCR5 mutation से ही हम इस HIV को रोक पा रहे हैं। HIV lowers the immunity in infected individuals by attacking CD4 immune cells। ऑलराइट, CD4 पर अटैक करता है। Then, however, to gain entry into these cells, it needs a receptor on the surface, जो मैंने आपको बताया अभी। Alright, now people who inherit this CCR5 delta from both parents do not form these receptors, essentially locking the virus out of cell। तो अगर आपने दोनों पेरेंट्स से CCR5 डेल्टा म्यूटेशन रिसीव किया है तो आपको ये कभी अटैक नहीं कर पाएंगे। उसी तरह those who inherit mutation from one of the parent have fewer receptor and are less likely to get the infection। ऑलराइट, नाउ अब क्या ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रूटीन ट्रीटमेंट बन सकता है? तो नहीं, इट इज हाईली अनलाइकली, बिकॉज करीब करीब 3.8 करोड़ लोग HIV के साथ जी रहे हैं करेंटली। Alright, and it is impossible to find a matching donor for all of them. In addition, CCR5 delta mutation mainly occurs in Caucasians। ये एक रीजन है जो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो जानना था CD4 और CCR5 के बारे में।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, मैं इस लेक्चर को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। देन यहाँ पर उन्होंने बात की है इन्फ्लेशन को कम करने की। तो उन्होंने कहा है कि यार इन्फ्लेशन के लिए आपने जो एक्सपोर्ट बैन किया है अभी राइस का, व्हीट का, शुगर का, ये सब ठीक नहीं है। तो उस पर उन्होंने कुछ लॉजिक दिया है। तो ये कह रहे हैं कि आप जो अपना इन्फ्लेशन है सीपीआई, इसके बास्केट में ही थोड़ा चेंज करने की जरूरत है आपको। हालांकि ये ऐसे सजेशन नहीं है जो आप एग्जाम में लिख सकें, ये आपको लिखने भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ जानना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले तो हमारे काम का ये है कि दी राइस एक्सपोर्ट बैन विल हर्ट द अफ्रीकन कंट्रीज मोस्ट एज द प्राइस राइज आर लाइकली टू गो अप इंटरनेशनली। इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड। ओके, देन गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री राइस एंड व्हीट टू 80 करोड़ पीपल अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये तो आपको पता ही होगा ये फैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्लेम करती रहती है। नाउ अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन्फ्लेशन काउंटर करना है तो आप कुछ स्टेप्स लीजिए। पहला, रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट फ्रॉम 40%। अभी हम जो इम्पोर्ट करते हैं व्हीट, उस पर 40% ड्यूटी पे करते हैं, तो इनका कहना है कि उसको कम कीजिए। दूसरा, यू नीड टू रिवाइज द वेट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन सीपीआई बास्केट। अभी जो सीपीआई बास्केट है उसमें करीब करीब इसका वेटेज है 45.9%। ओके, जिसमें से फूड अलोन, फूड बेवरेजेस को भी साइड कर दीजिए यानी ड्रिंक्स को, और सिर्फ बेवरेजेस का ही वेट 39 है। बट एक टर्म होता है हमारे यहाँ एंजल लॉ। ये कहता है कि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, तो उनकी फूड हैबिट्स चेंज होती जाती हैं एंड वो सीरियल्स की तरफ से अपना खर्चा कम करके दूसरी चीजों में ज्यादा करने लगते हैं। वो एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्लास मेंटेन करने के लिए, दूसरी मतलब उनकी डाइट डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो इनका कहना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग अपने फूड सोर्सेज, सीरियल्स और ये काइंड ऑफ व्हीट एंड राइस से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा वेटेज है 45.9% का सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस का, ये अगर एनालिसिस हमारा सही कहता है इनका, तो ये कम होकर करीब 38% होना चाहिए अब ये वेटेज। मतलब सीधी सी बात है कि आप गोल पोस्ट ही चेंज कर दो ताकि इन्फ्लेशन की टेंशन ना रहे। आप फूड और उसका वेटेज ही कम कर दो ताकि आपका सीपीआई इन्फ्लेशन में ओवरऑल कम दिखे। इस तरह के सजेशन दे रहे हैं ये। और तो मुझे आपको बताना था मेनली एंजल्स लॉ। Angel's law clearly shows that with rising per capita income, people will spend less on food. ओके, फिर और भी कुछ सजेशन है, जैसे ये जो टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के लिए हम लोग लेकर आए थे एक टॉप मिशन। ओके, और पोटैटो के भी जो प्राइस है उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा फील हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए आपको करीब करीब इनको इनको प्रोसेस करना होगा। लाइक प्यूरी बना लीजिए, केचप बना लीजिए, इस तरीके आप प्रोसेस कीजिए चीजों को, ताकि जो जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है पोटैटो का तो वेस्टेज होने लगता है, और फिर जब कम प्रोडक्शन होता है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है। सेम ये कह रहे हैं, दूसरा आपको टारगेट करने की जरूरत है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना होगा। और इसके लिए आपको जरूरत है कि आप रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन स्किम्ड मिल्क पाउडर, जो कि अभी 60% लगती है, एंड बटर पे लगती है 40%। तो बस ये कुछ फालतू के सजेशन है जो इनको लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये सब बाकी आप छोड़ दीजिए, ये भी काम का नहीं है हमारे। ओके, अगेन दिस इज नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल। यहाँ पे मणिपुर को कह रहे हैं इंटरनेट बैंक की वजह से ये बड़ा ज्यादा काम का नहीं है आपके। जो काम का है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना फालतू के आर्टिकल्स में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल नहीं। तो फ्रेशर से बहुत गलती होती है कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि न्यूज़पेपर ही सब कुछ है। आई से कि हाँ 50% इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें 5-5 घंटे खराब करें। करते हैं लोग, 3 घंटे तो करते ही हैं, देखें। एनीवे, अब देखिए एक तरफ बात की जाती है कि आप ये जो कोल का यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इसको एलिमिनेट करना है हमें। और अब अगर इसको एलिमिनेट करना है तो फिर ऑप्शन क्या है, या तो आप सोलर और विंड की तरफ जाइए या फिर आप न्यूक्लियर की तरफ जाइए। अब जापान के साथ क्या हुआ, उनके यहाँ जब अर्थक्वेक आया ना तब से उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्लांट लगभग सारे शट डाउन कर दिए कि नहीं हमें नहीं करना, इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। और तो उन्होंने कहा है कि देखिए हम कोल एलिमिनेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कोल, एक क्लीन कोल कंसेप्ट होता है, हम एक क्लीन कोल बनाने की कोशिश करेंगे, उसको यूज करेंगे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। राइट, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग ब्लेंड करते हैं अमोनिया को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करता जलने पर। ओके, तो ये अमोनिया मिलाएंगे अपने कोल बॉयलर्स में, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो रोका जा सके, और ये इसको कह रहे हैं क्लीन कोल। बट नाउ
अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात बताइए, अमोनिया आप मिलाओगे, लेकिन जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं तो उसमें तो एमिशन हो रहे हैं ना। ये तो वही बात हो गई कि आप जब अमोनिया मिलाने लगोगे तो अमोनिया की डिमांड बढ़ जाएगी आपके पास। अब आप उस अमोनिया को यूज कर रहे हो, लेकिन उस अमोनिया का प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। उस अमोनिया को प्रोड्यूस करने में जो एमिशन हो रहा है उसका क्या? तो बात तो सेम ही आ गई ना। वो कह रहे हैं कि हम लोग जो प्लांट्स हैं हमारे, हम उनको यूज करना चाहते हैं, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जापान ड्रॉज थर्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फ्रॉम कोल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अर्थक्वेक आया था 2011 में, उसके बाद इन्होंने अपने न्यूक्लियर प्लांट शट डाउन कर दिए। अब जरा न्यूज हमारी क्यों काम की है, अब जरा इसको इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। हम लोग अपना 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं कोल से, ऑलराइट। और हम लोग भी अब नए पावर प्लांट लगाना लगभग हमने भी कम कर दिया है, क्योंकि हम लोग सोलार की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट अगेन सोलार उतना रिलायबल नहीं है। कहीं पे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत तेज सनलाइट पड़ती है, बट सब जगह नहीं पड़ती। ओके, तो हम उस पर रिलाई नहीं करते। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो हार्डली अभी हम 2% पावर प्रोडक्शन करते हैं न्यूक्लियर से, तो वो भी हमारा ऑल्टरनेटिव नहीं। हमें कोल हमारे लिए एटलीस्ट अगले 30 साल 40 साल तो बहुत जरूरी है, इसलिए हम ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते इसका। तो इसको अप्लाई कीजिए अब इस कंसेप्ट को, क्या हम लोग क्लीन कोल को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अमोनिया को यूज करें, ओके, अपने पावर प्लांट्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे थे पावर प्लांट में जनरेशन में, पावर जनरेशन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम कम कर सकते हैं। बट इसका अगेन ड्रॉबैक वही है कि एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया बनाने में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे हैं ना, बोले। तो इसको मुझे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था आपको, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया। जापान में क्या कर रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है। नो, अब आता है यहाँ पे बैंक राइट ऑफ बैड लोन्स वर्थ 2.09 लाख करोड़। तो अब इसके बारे में मुझे आपको क्या बताना है? अच्छा, पीछे एक टॉपिक रह गया है शायद। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एनपीए की बात कर रहे हैं हम लोग। एनपीए के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी क्या होती है क्लासिफिकेशन। अगर नहीं जानते तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपने लोन दिया, आप एक बैंक हैं, आपने लोन दिया, ओके। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेंगी, या तो स्टैंडर्ड एसेट रहेगा और या फिर वो एनपीए बनेगा। अब लोन जब हम देते हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइमली इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ओके, और प्रिंसिपल भी पे करेंगे जब पूरा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेट, अगर आप टाइमली प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज ए रेगुलर एसेट फॉर बैंक। और अगर इस पे कुछ डिले हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इट इज स्ट्रेस्ड एसेट। और ये होता है 1 से लेकर 90 दिन तक का। अब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं SMA0, अगर आप 30 दिन तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो। SMA1, अगर आप 60 डेज तक, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि अगर 60 डेज तक आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट नहीं आया है तो। ओके, थर्ड SMA स्टैंडर्ड एसेट 2, ऑलरेडी अगर 90 डेज तक नहीं आया है। अब अगर 90 डेज से ऊपर हो जाए, दैट इज मोर देन 90 डेज, तो हमारा हो जाता है एनपीए। अब एनपीए में क्लासिफिकेशन होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर 90 दिन को पार करके 12 महीने तक, 12 मंथ तक अगर नहीं आया प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो वो हो गया सब स्टैंडर्ड। अगर मोर देन 12 मंथ्स हो गए तो इट इज नाउ डाउटफुल कि आएगा भी या नहीं आएगा। और अगर उससे भी ज्यादा हो गए तो फाइनली वो लॉस्ट एसेट हो जाता है, ओके, मतलब नॉन रिकवरेबल। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक होता है कि राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया है उसको, बस वो लिख नहीं रहा है अब। राइट, हालांकि कोशिश करता है कि मैं इसकी रिकवरी करता रहूंगा, रिकवरी की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट कह तो देती है जब काउंटर करना होता है, या जो गवर्नमेंट के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि पैसा लॉस हो गया है, रिकवर करेगा बैंक। हाँ, कर सकता है, करता है, लेकिन हार्डली कहीं 20% रिकवर कर पाते हो, 80% फिर भी आपका लॉस में ही जाता है। और वही हमारा न्यूज आर्टिकल था, बैंक्स राइट ऑफ बैड लोन्स वर्थ 2.09 लाख करोड़ इस साल में, ओके। और जबकि अभी ओवरऑल हम लोग 2012 से बैंक हैव रिटर्न ऑफ वूपिंग 15 लाख करोड़, इतने आपने राइट ऑफ कर दिए हैं। और इस राइट ऑफ का हार्डली 20% आप रिकवर कर पाए हो, ओके, दैट इज हार्डली अराउंड 3 लाख करोड़, ये आप रिकवर कर पाए हो राइट ऑफ करने के बाद। तो आप जब राइट ऑफ कर देते हो ना, तो लोन वालों को और हिम्मत आती है कि राइट ऑफ करवा लेंगे, नो इश्यू। और इसी से करप्शन शुरू होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए ना,
उस पर यही क्लेम डाला जाता है कि ये जो भाग गए हैं लोन ले लेके, ये लोग कुछ फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट को दे देते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी को, ओके, जो पार्टी पावर में है, और अपना लोन राइट ऑफ करवा लेते हैं। इसीलिए कहा गया है दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड इज द बिगेस्ट एवर करप्शन टू हैपन इन इंडिया। पूरी एनोनिमिटी है, सारी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी इसने, जो भी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। जब मैं इलेक्शन फंडिंग को लेकर डिस्कस करूंगा आपके साथ तो मैं बताऊंगा। पहले एक हुआ करता था कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकती हैं, और वो भी हार्डली कोई 1% या कुछ, सॉरी 7.5%, 7.5% ऑफ योर लास्ट 3 years प्रॉफिट, सिर्फ इतनी फंडिंग दे सकती थी। दिस रूलिंग गवर्नमेंट जो अभी रूल कर रही है उसने ये लिमिट ही हटा दी। पहली बात उसने ये कर दी कि आपकी प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी नहीं है, लॉस मेकिंग भी है तो आप फंडिंग दे सकते हो। तो लॉस मेकिंग कंपनी कैसे देगी? वो तो फिर कोई शेल कंपनी होगी जो बस एक दिन के लिए बनती है, अपना ब्लैक को व्हाइट किया, पॉलिटिकल फंडिंग दी और बंद कर दिया अगले दिन। ऑलराइट, और ये जो लिमिट थी 7.5% की, ये भी रिमूव कर दी। अब आप जितना मर्जी चाहो उतना पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकते हो। इसे कहते हैं कॉर्पोरेशन एंड पॉलिटिशियन नेक्सस। ऑलराइट, उसी तरीके से एक और लिमिट थी कि फॉरेन फंडिंग अलाउ नहीं करते थे हम पॉलिटिकल पार्टीज को, बट दिस गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड दिस। अब आप फॉरेन फंडिंग दीजिए, अगर फॉरेन से किसी कंपनी को आना है, इंडिया में लैंड चाहिए, अपना प्रोजेक्ट लगाना है, और आपको लैंड इजिली नहीं मिल रहा है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दीजिए जो रूल कर रही है उस पर्टिकुलर स्टेट में। और लेकिन ऐसे काफी सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग पॉलिटिकल फंडिंग टॉपिक में। ओके, उसमें आप देखेंगे कि पहले काफी ट्रांसपेरेंसी थी इस चीज को लेके, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गई है। तो दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड इज ए रियल करप्शन, और मेरे वर्ड्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के वर्ड्स हैं। इवन आरबीआई ने तो वार्न भी किया था कि ये मत कीजिए। एनीवे, चलिए, अब मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान ने एक सेपरेट फंड सेटअप किया है गिग वर्कर्स के लिए, ये जो हमारे यहाँ डिलीवरी बॉय वगैरह आते हैं। और वही लेबर मिनिस्ट्री को भी पैनल ने बोला है कि आप एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च कीजिए इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको जॉब से कब निकाल दिया जाता है, कब इनके पास काम है कब नहीं है। कोविड के टाइम सबसे ज्यादा परेशान ये लोग हुए थे। तो आप एक कोई वेलफेयर स्कीम बनाइए एक्सक्लूसिवली फॉर दीज पीपल। उसका तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे जो व्हाट्सएप टाइप पे हैं, इनके रेगुलेशन को लेकर कुछ बात चल रही है, जो कि अभी जैसे ही वो बिल आएगा, हमारा जो बिल बन रहा है डिजिटल वाला, तो जैसे ही वो बिल आएगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने का उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसको अवॉइड करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ भी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, नथिंग नथिंग नथिंग। ओके, सो आज शायद थोड़ा सा सेशन लंबा हुआ है, बट फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका मैक्सिमम 40 मिनट में खत्म कर दूँ। ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, उसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको जगह जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, चलिए उसको कल ही करेंगे। मुझे आपको कुछ ओपेक कंट्रीज के बारे में बताना था, अब उसको कल करेंगे, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड डू हिट लाइक बटन इफ यू लाइक एंड टू गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।